क्या संविधान के 395 अनुच्छेद देखकर आपका भी सिर चकरा जाता है? क्या एग्जाम हॉल में आप भी आर्टिकल 17 और 18 के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं? तो अब डरना बंद कीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो YouTube के इतिहास का सबसे शानदार वीडियो होने वाला है। आज हम रटेंगे नहीं, बल्कि दिमाग में छाप लेंगे। इस एक वीडियो में हम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक, जी हाँ, पूरा का पूरा संविधान कवर करेंगे, और वो भी ऐसी जादुई ट्रिक्स, मैजिक ट्रिक्स के साथ जिसे आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की, या फिर रेलवे की, आज के बाद पॉलिटी का एक भी सवाल आपके हाथ से नहीं छूटेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि यह क्लास सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी सिलेक्शन वाली क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान का यह महासंग्राम। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। जी। सी से सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, भाग 2। एफ से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फिर डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्व। और एक और एफ है। हाँ, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, भाग 4A। और आखिर में यूएस से आता है यूनियन यानी संघ, भाग 5। तो कहानी की शुरुआत करें देश की सीमाओं से। हाँ बिल्कुल। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। अब इन्हें एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई आसान तरीका है इसका? बिल्कुल है, और इसके लिए एक बहुत सीधी सादी हिंदी ट्रिक है। संघ, नए सीमा कानून। संघ, नए सीमा कानून। अच्छा जी, हमारे विजुअल नोट्स में भी हर शब्द के साथ एक तस्वीर है जो उसका मतलब समझाती है। पहला शब्द है संघ। ये है अनुच्छेद 1 जो कहता है भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ये देश को एक नाम और पहचान देता है। सही कहा। फिर दूसरा शब्द है नए। ये है अनुच्छेद 2 जो संसद को नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति देता है, जैसे सिक्किम का भारत में शामिल होना। अच्छा, तो अनुच्छेद 2 बाहरी इलाकों के लिए है। तो फिर जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा हैं, जैसे तेलंगाना बना था, उसका क्या? वही हमारा तीसरा शब्द है सीमा। ये जुड़ा है अनुच्छेद 3 से। ये संसद को मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने, उन्हें तोड़ने, जोड़ने या उनके नाम बदलने का अधिकार देता है। और आखिरी शब्द कानून। कानून है अनुच्छेद 4 के लिए, और ये एक बहुत जरूरी बात साफ करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव होंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओह, तो ये एक साधारण कानूनी प्रक्रिया होगी। जी हाँ, समझ गया। तो संघ नए सीमा कानून से देश की भौगोलिक संरचना तय हो गई। अब सवाल ये है कि इस जमीन पर रहने वाले लोग कौन हैं? यहीं से नागरिकता की बात आती होगी, भाग 2। और नागरिकता यानी अनुच्छेद 5 से 11 को याद करने की ट्रिक तो और भी मजेदार है। किसी बस अड्डे का सीन लगता है। बस अड्डे का सीन, वो कैसे? 5 बस, 6 आया, 7 गया, 8 बाहर, 9 ना, 10 बना, 11 संसद। हाँ, ये तो सच में मजेदार है। 5 बस, इसका मतलब जो लोग संविधान लागू होने के समय भारत में बस गए थे। बिल्कुल, अनुच्छेद 5 उन्हीं की बात करता है। अब देखिए, अनुच्छेद 6, 7 और 8 ये तीनों बंटवारे की उथल-पुथल से जुड़े हैं। इन्हें एक साथ समझना चाहिए। अच्छा। 6 आया मतलब अनुच्छेद 6 ये उन लोगों की नागरिकता के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए। 7 गया मतलब अनुच्छेद 7 जो उन लोगों के बारे में है जो पहले भारत से पाकिस्तान गए पर बाद में लौट आए। और 8 बाहर? 8 बाहर है अनुच्छेद 8 जो उन भारतीय मूल के लोगों के लिए है जो उस वक्त भारत से बाहर रह रहे थे। ये तीनों अनुच्छेद उस दौर की हकीकत को दिखाते हैं। ये तो एक पूरी कहानी बन गई। अब ट्रिक में आगे हैं 9 ना। इसका क्या मतलब हुआ? 9 ना बहुत जरूरी है। ये एकल नागरिकता के सिद्धांत को मजबूत करता है। अनुच्छेद 9 साफ कहता है कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता अपनी मर्जी से ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता को ना कह दिया जाएगा। मतलब वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, और 10 बना और 11 संसद? 10 बना का मतलब है अनुच्छेद 10 जो कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक संसद कोई खिलाफ कानून ना बना दे। और 11 संसद सबसे साफ है। नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने का अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। वाह, तो देश बन गया, नागरिक भी तय हो गए। अब कहानी में सबसे जरूरी हिस्सा आता है,
मतलब इन नागरिकों को मिलने वाले अधिकार भाग 3 मौलिक अधिकार। मैंने सुना है ज्यादातर सवाल इसी हिस्से से आते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसे याद रखने की एक मास्टर की है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। समस्त शोध संस्कृति के उपचार। जी, ये एक लाइन आपको 6 मौलिक अधिकारों का क्रम बता देती है। समस्त से समता और स्वतंत्रता का अधिकार, अच्छा, सम और स्ता। फिर शोध से शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। फिर संस्कृति से संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और आखिर में उपचार से संवैधानिक उपचार का अधिकार। 1 मिनट, इसमें संपत्ति का अधिकार कहाँ गया? मैंने तो पढ़ा था कि वो भी एक मौलिक अधिकार था पहले। बहुत अच्छा सवाल है, और हमारे नोट्स में भी इस पर एक लाल क्रॉस लगा है। संपत्ति का अधिकार यानी अनुच्छेद 31 पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से 1978 में जो हुआ था। जी, 1978 के बाद इसे हटा दिया गया। अब यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। ये बदलाव इसलिए किया गया ताकि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को आसानी से लागू किया जा सके। ये तो बहुत बड़ा इंसाइट है। चलिए, अब पहले अधिकार पर आते हैं, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। इसमें तो 5 अनुच्छेद हैं, इन्हें कैसे याद रखें? इसके लिए एक इंग्लिश ट्रिक है, ई डाउट। जैसे हम किसी डाउट मतलब शंका को खत्म कर रहे हों। ई डाउट, बताइए। ई से इक्वालिटी, अनुच्छेद 14, कानून के सामने सब बराबर। डी से डिस्क्रिमिनेशन, अनुच्छेद 15, यानी भेदभाव नहीं होगा। किस आधार पर? धर्म, जाति, लिंग, इन सब आधारों पर। फिर ओ से अपॉर्चुनिटी, अनुच्छेद 16, मतलब सरकारी नौकरियों में सबको बराबर अवसर। और यू से? यू से अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी, इसीलिए हमारे नोट्स में इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है। सही बात है। और आखिरी टी से? टी से टाइटल्स, अनुच्छेद 18, यानी राजा महाराजा जैसी उपाधियों का अंत। वाह, ये ट्रिक तो कमाल की है। अब दूसरे अधिकार पर आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। मैंने सुना है अकेले अनुच्छेद 19 में ही 6 तरह की आजादी हैं। ये तो और भी मुश्किल होगा। नहीं, इसके लिए भी एक खास ट्रिक है, सैम रिसाइड प्रो। सोचिए सैम नाम का कोई प्रोफेशनल है, सैम रिसाइड प्रो। ठीक है। एस से स्पीच यानी बोलने की आजादी, ए से असेंबली शांति से सभा करने की आजादी, एम से संघ या यूनियन मतलब संघ बनाने की आजादी, सैम हो गया। जी। इसके बाद मूवमेंट, कहीं भी घूमने की आजादी, रिसाइड कहीं भी बसने की आजादी, और आखिर में प्रोफेशन, कोई भी व्यापार करने की आजादी। ये सब मिलकर ही तो असल स्वतंत्रता को बनाते हैं। लेकिन इस अधिकार में अनुच्छेद 21 भी आता है, जिसे जीवन का अधिकार कहते हैं। उसके बारे में बहुत चर्चा होती है। हाँ, अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा विकसित होने वाला अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए इसमें सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि गरिमा से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, हाँ, और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल किया है। और इसी में बाद में 21A जोड़कर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बनाया गया। अद्भुत। अब अगले 2 अधिकारों को देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। इनकी ट्रिक बहुत सीधी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए बस इतना याद रखिए, 23 बड़े 24 बच्चे। 23 बड़े 24 बच्चे मतलब अनुच्छेद 23 बड़ों के लिए है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक, और अनुच्छेद 24 बच्चों के लिए है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम कराने पर रोक। ये तो बहुत आसानी से याद हो गया। और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए? उसके लिए ट्रिक है PMTI। PMTI, हाँ, P से प्रैक्टिस, अनुच्छेद 25, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की छूट। M से मैनेज, अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की छूट। और T और I? T से टैक्स, अनुच्छेद 27, यानी धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और I से इंस्ट्रक्शन, अनुच्छेद 28, मतलब सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये चारों मिलकर भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को मजबूत करते हैं। और अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर हैं, आखिरी के 2 अधिकार। एक तो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो अल्पसंख्यकों के लिए है, पर जो छठा अधिकार है अनुच्छेद 32, उसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ऐसा क्यों?
ये बहुत जरूरी सवाल है। सोचिए, आपको बहुत सारे अधिकार दे दिए जाएं, लेकिन अगर कोई उन अधिकारों को छीने तो आपके पास कोई उपाय ही ना हो। तो वो अधिकार तो बस कागज पर रह जाएंगे। बिल्कुल। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार वही गारंटी है। इसे आत्मा इसलिए कहा गया क्योंकि ये बाकी सभी मौलिक अधिकारों को जिंदा रखता है। ये हर नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी करता है ना? मुझे लगता है इनकी भी कोई मजेदार ट्रिक होगी। हाँ बिल्कुल, चलिए जल्दी से देखते हैं। पहली है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। ट्रिक है हमारा शरीर वापस करो। अच्छा है। दूसरी है मैंडेमस, परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं करता। ट्रिक इसके नाम में ही है, मैंडामस, मैं आदेश देता हूं। ठीक है। तीसरी है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, मतलब रोकना। ऊपरी अदालत निचली अदालत को कार्रवाई रोकने का आदेश देती है। ट्रिक प्रोहिबिट मतलब पूरा रोको। और चौथी है सरशॉररी, उत्प्रेषण, मतलब केस ऊपर भेजो। ऊपरी अदालत निचली अदालत से केस के कागजात मंगाती है। इसकी ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। सरशॉरिटी, चाचा को फाइल भेजो। अरे वाह, ये चाचा वाली ट्रिक तो कभी नहीं भूलूंगा। और पांचवी है क्वो वारंटो, अधिकार पृच्छा, मतलब किस अधिकार से। जब कोई गलत तरीके से सरकारी पद पर बैठ जाए तो कोर्ट पूछती है। ट्रिक को मतलब क्वेश्चन। क्या बात है। तो अब तक हमने देश की सीमाएं, नागरिक और उनके सबसे जरूरी अधिकार सब समझ लिए। लेकिन हमारी शुरुआती ट्रिक यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस में तो आगे डी, एफ और यूएस भी था। एकदम सही पकड़ा। कहानी अभी बाकी है। डी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये क्या होते हैं? ये कह सकते हैं सरकार के लिए एक नैतिक गाइडबुक की तरह है। ये बताते हैं कि कानून बनाते समय सरकार को किन आदर्शों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, तो मौलिक अधिकारों और इन निदेशक तत्वों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ये है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, मतलब उनके हनन पर आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी गैर न्यायोचित हैं। आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। हमारे सामने जो पहला विजुअल है वो डीपीएसपी का एक पूरा माइंड मैप है। इसमें संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक का जिक्र है। और एक कोने में आयरलैंड का झंडा बना है जो ये बताता है कि ये विचार वहां से प्रेरित है। इसका मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। और इसी मैप में एक जज के हथौड़े पर क्रॉस का निशान है जिसके नीचे लिखा है वाद योग्य नहीं। हाँ, मैंने भी देखा हो। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि अगर सरकार इन सिद्धांतों को लागू नहीं करती तो आप अदालत में जाके केस नहीं कर सकते। ओह अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शक्तिहीन है। ये वो पैमाना है जिस पर जनता सरकारों के प्रदर्शन को तौलती है। ये एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। चलिए इसी सोच के साथ कुछ खास अनुच्छेदों और उनकी ट्रिक्स को देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत। विजुअल में गांव की चौपाल पर बैठे कुछ लोग हैं और गांधी जी की तस्वीर भी है। इसकी एक ट्रिक है, 40 चोर नहीं 40 पंच। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखने के लिए बेहतरीन है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प वैचारिक बहस भी छिपी है। अच्छा। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और वे पंचायतों को पूरी शक्ति देना चाहते थे। वहीं डॉक्टर अंबेडकर को डर था कि गांव की राजनीति स्थानीय स्तर पर जातिगत भेदभाव को और मजबूत कर सकती है। तो अनुच्छेद 40 इन दो महान विचारकों के विचारों के बीच एक तरह का संवैधानिक समझौता है, जो राज्यों को पंचायतें बनाने का निर्देश तो देता है, लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा उन पर छोड़ देता है। वाह, मतलब इस एक अनुच्छेद के पीछे इतना गहरा विचार विमर्श छिपा है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। हाँ, विजुअल में एक तराजू है जिसके दोनों पल्ले बराबर हैं और उस पर लिखा है 4 = 4। ट्रिक सीधी है, 4 और 4 बराबर, यानी सभी के लिए बराबर कानून, चाहे वो शादी हो, तलाक हो या विरासत। हाँ, और ये बहस बहुत गहरी है। एक तरफ संविधान अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों के लिए बराबरी की बात करता है, तो दूसरी तरफ अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है। तो ये एक टकराव है। सही।
समान नागरिक संहिता इसी तनाव के बीच संतुलन खोजने की एक कोशिश है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाना है, लेकिन इसे लागू करने की चुनौतियां सामाजिक और राजनीतिक दोनों हैं, और इसीलिए आज भी इतना संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। अब अगली ट्रिक थोड़ी चौंकाने वाली है। अनुच्छेद 47 पोषण और शराबबंदी। विजुअल में एक AK-47 राइफल की तस्वीर बनी है जिस पर क्रॉस लगा है। हाँ, इसका अनुच्छेद 47 से क्या कनेक्शन हो सकता है? अच्छा, यहाँ ट्रिक ये है कि जैसे AK-47 स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, वैसे ही नशीले पदार्थ भी। सही। तो ये अनुच्छेद स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नशीले पदार्थों पर रोक लगाने और पोषण का स्तर बढ़ाने की बात करता है। ये एक मजेदार तरीका है इसे याद रखने का। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो ये अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी को दिखाता है, अपने नागरिकों के जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। अच्छा, शराबबंदी जैसे विवादास्पद मुद्दे इसी अनुच्छेद से अपनी शक्ति लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये सिद्धांत स्थानीय शासन से लेकर राष्ट्रीय कानून और स्वास्थ्य तक सब कुछ कवर करते हैं। लेकिन हमारे विजुअल नोट्स में कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ सिद्धांत हमारे पर्यावरण और इतिहास से भी जुड़े हैं। बिल्कुल, और उन्हें एक साथ देखना और भी ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो देखते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करता है, जिसमें गो हत्या पर प्रतिबंध का भी संकेत है। लेकिन इसी में एक और हिस्सा बाद में जोड़ा गया, 48 क पर्यावरण की रक्षा। इसकी ट्रिक है A फॉर एटमॉस्फेयर। कितना आसान है, 48 में कृषि, 48 क में एटमॉस्फेयर। हाँ, और फिर है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। इसकी ट्रिक है कि 49 शब्द सुनने में ऊंचा जैसा लगता है, जो ताजमहल और लाल किले जैसे ऊंचे ऊंचे स्मारकों की याद दिलाता है। यहाँ अनुच्छेद 48 का बाद में 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जुड़ा जाना बहुत अहम है। क्यों? यह दिखाता है कि हमारा संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवित दस्तावेज है। समय के साथ जब देश ने महसूस किया कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है, तो इसे राज्य की जिम्मेदारी के तौर पर संविधान में जगह दी गई। अच्छा, ये तीनों अनुच्छेद मिलकर हमारी प्राकृतिक और ऐतिहासिक दोनों तरह की धरोहरों को बचाने का संदेश देते हैं। और अब एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव। सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, विजुअल में 50-50 लिखा है और एक तरफ जज है और दूसरी तरफ एक अफसर, बीच में एक दीवार है। ट्रिक साफ है, शक्तियों का 50-50 बंटवारा। इसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। ये सिर्फ एक बंटवारा नहीं है, ये लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच कैसे? ये सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके और सरकार की कोई भी एक शाखा बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। जब हम अदालतों द्वारा सरकार के फैसलों की समीक्षा करने की खबरें पढ़ते हैं तो उसकी नींव इसी अनुच्छेद में होती है। और इस भाग का अंत होता है एक बहुत ही शांतिपूर्ण नोट के साथ, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। यहाँ एक लिफाफे पर 51 रुपए लिखे हैं। अनुच्छेद 51 के लिए 51 शगुन। हाँ, अच्छा, शगुन शांति और अच्छे रिश्तों के लिए दिया जाता है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है। ये तो काफी क्लेवर है। और ये सिर्फ एक आदर्शवादी विचार नहीं है, ये भारत की विदेश नीति का आधार है। गुटनिरपेक्षता से लेकर वैश्विक मंचों पर शांति की वकालत करने तक भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जड़ें इसी अनुच्छेद में हैं। तो ये तो हुई सरकार की जिम्मेदारियों की एक लंबी और आदर्श सूची। लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? ऐसा लगता है कि मूल संविधान इस पर चुप था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संविधान निर्माताओं का ध्यान उस समय नागरिकों को अधिकार देने पर था, लेकिन 1976 में आपातकाल के दौर में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अध्याय भाग 4 क जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। अच्छा, तो ये बाद में आए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। ये इस बात की स्वीकृति थी कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जिम्मेदार नागरिक समाज के लिए दोनों जरूरी हैं। और इसी 42वें संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसने संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए थे। सही कहा। तो ये कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में है, जो USSR यानी पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित हैं। शुरू में 10 थे, अब 11 हैं, और इन्हें याद रखने के लिए हमारे नोट्स में एक ABCD ट्रिक दी गई है। ये ट्रिक इन्हें याद रखने की प्रक्रिया को काफी आसान बना देती है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। A से एंथम यानी संविधान का पालन करें
और राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। बी से बापू, भगत सिंह यानी स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को दिल में संजोए रखें। सी से सेंटर कंप्लीट यूनिटी यानी देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यहाँ मैं एक कर्तव्य पर खास ध्यान दिलाना चाहूंगा, H फॉर ह्यूमनिज्म, हाई थिंकिंग। ह्यूमनिज्म, हाँ, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करना। ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो तर्कसंगत सोचे, सवाल पूछे और अंधविश्वास से दूर रहे। ये तो बहुत जरूरी बात है। आज के दौर में जहां गलत सूचनाएं इतनी तेजी से फैलती हैं, ये कर्तव्य और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल। इस लिस्ट में एक और है, आई से इंडियन प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। इसे अक्सर लोग आंदोलनों या प्रदर्शनों के दौरान भूल जाते हैं। सही बात है। और सबसे आखिर में जोड़ा गया वो है के फॉर किड्स नॉलेज। ये 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। ओह अच्छा, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ, तो एक तरफ राज्य का ये कर्तव्य है कि वो मुफ्त शिक्षा दे, और दूसरी तरफ के फॉर किड्स के तहत हर माता पिता या अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। यहाँ अधिकार और कर्तव्य एक साथ काम करते हैं। तो हमने राज्य के लक्ष्य राष्ट्रपति वाले माइंड मैप से ही शुरू करते हैं। ठीक है। इसकी खूबी यह है कि एक नज़र में सब कुछ सामने आ जाता है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात है पद, जिसका जिक्र अनुच्छेद 52 में है। ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सीधी सी बात लगती है ना? है तो सीधी बात, पर बहुत शक्तिशाली है। ये एक शब्द होगा, मतलब शैल बी, यही तय करता है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब है कि देश का मुखिया हमेशा एक चुनाव हुआ व्यक्ति होगा, कोई मतलब वंशानुगत राजा या रानी नहीं। अच्छा, हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव इसी एक लाइन पर टिकी है एक तरह से। वाह, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो अगर किसी को इस पद पर बैठना है तो क्या चाहिए? माइंड मैप हमें अनुच्छेद 58 पर ले जाता है, जो योग्यता बताता है। उम्र 35 साल, भारत का नागरिक और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य। हाँ, लेकिन इसमें एक और शर्त है। अनुच्छेद 59 में लाभ के पद पर न हो। ये लाभ का पद, ये क्या चीज है? ये सुनने में थोड़ा मतलब साफ नहीं लगता। ये बहुत जरूरी शर्त है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति रहते हुए आप सरकार के अधीन कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। मतलब ऐसी कोई नौकरी जहां से आपको तनख्वाह या कोई और फायदा मिल रहा हो। अच्छा, इसके पीछे का मकसद है निष्पक्षता। सोचिए, अगर राष्ट्रपति किसी मंत्रालय के अधीन एक और पद पर हों तो उनकी वफादारी तो बढ़ जाएगी ना। हाँ, सही बात है। ये शर्त पक्का करती है कि उनकी एकमात्र वफादारी भारत के संविधान के प्रति हो। समझ गया, ये हितों के टकराव को रोकने के लिए। अब आते हैं सबसे पेचीदा हिस्से पर, जहां से अक्सर सवाल बनते हैं। निर्वाचन यानी अनुच्छेद 54 और 55। माइंड मैप बताता है कि इन्हें MP और MLA मिलकर चुनते हैं, और तरीका है एकल संक्रमणीय मत। ये सुनने में इतना भारी लगता है, क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम चुन रहे हैं। मान लीजिए 3 फ्लेवर हैं, चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी। आप सिर्फ ये नहीं बताते कि आपकी पहली पसंद चॉकलेट है, आप अपनी दूसरी पसंद जैसे वनीला और तीसरी भी बताते हैं। ठीक है। अब अगर चॉकलेट को जीतने के लिए जरूरी वोट नहीं मिलते तो उसे दौड़ से हटा दिया जाता है, पर आपका वोट बर्बाद नहीं होता, वो आपकी दूसरी पसंद यानी वनीला को चला जाता है। अरे वाह। राष्ट्रपति चुनाव में भी ठीक यही होता है। हर वोटर उम्मीदवारों को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करता है। इससे ये पक्का होता है कि जो भी जीते उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिले। ये शानदार उदाहरण है, अभी हमेशा दिमाग में बैठ जाएगा। तो एक बार कोई चुन लिया गया तो अनुच्छेद 56 के हिसाब से उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, और अनुच्छेद 57 कहता है कि वो कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। जी हाँ, इस पर कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जो माइंड मैप में भी हाईलाइट किया गया है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान हैं, सारी शक्ति उनमें निहित होगी, लेकिन साथ में एक छोटा सा शब्द लिखा है, नाम मात्र की। क्या ये एक विरोधाभास नहीं है कि सारी शक्ति भी है और वो नाम मात्र की भी है? ये विरोधाभास नहीं है, यही भारतीय संसदीय प्रणाली का सार है। इसका मतलब है कि सरकार के सारे काम, सारे कानून, सारी संधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। कागज पर तो वो सबसे शक्तिशाली हैं।
लेकिन असल में वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। तो वो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, पर सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल। ये पक्का करता है कि इतनी बड़ी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में बिना जवाबदेही के ना रह जाए। तो क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है या कोई ऐसी स्थिति है जहां वो अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर मामलों में उन्हें सलाह माननी होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां उनके विवेक की भूमिका होती है। जैसे अगर चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तो किसे प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाना है, ये तय करना राष्ट्रपति का अपना फैसला होता है। अच्छा। तो वो रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि संविधान के संरक्षक हैं जो संकट के समय में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये बहुत स्पष्ट हुआ। अब माइंड मैप के आखिरी और सबसे कह सकते हैं नाटकीय हिस्से पर आते हैं, महाभियोग यानी अनुच्छेद 61। स्रोत में एक रोचक तथ्य है कि ये प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है, पर ये इतनी ही मुश्किल क्यों बनाई गई है? इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र तरीका है और उसका आधार सिर्फ एक है, संविधान का उल्लंघन। ये प्रक्रिया इतनी जटिल इसलिए है ताकि कोई भी सरकार राजनीतिक कारणों से राष्ट्रपति को आसानी से ना हटा सके। सही बात है। ये पद की गरिमा और स्थिरता की रक्षा करता है, और ये तथ्य कि आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा, ये इस पद के सम्मान को दिखाता है। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति का पद शक्ति और सीमाओं के एक बहुत ही महीन संतुलन पट्टिका है, लेकिन क्या होगा अगर ये पद अचानक खाली हो जाए? हाँ, मृत्यु, इस्तीफा या किसी और कारण से। यहीं पर हमारे संविधान की दूरदर्शिता दिखती है और उपराष्ट्रपति की भूमिका सामने आती है। बिल्कुल, जो सिर्फ एक अतिरिक्त पद नहीं बल्कि निरंतरता की एक बहुत जरूरी कड़ी है। और इसे समझने के लिए हमारे पास वो कमाल की मेमोरी ट्रिक है, उसरा निकास। चलिए इसे एक एक करके खोलते हैं। पहला अक्षर है ऊ, जो हमें अनुच्छेद 63 की याद दिलाता है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, सीधा और सरल। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति की तरह ये अनुच्छेद पद की स्थापना करता है। अगला अक्षर है स, यानी अनुच्छेद 64, और स्रोत कहता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है। स का मतलब है सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। हाँ, इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। और ये बिंदु उपराष्ट्रपति के पद को असली काम और महत्व देता है। वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इंतजार में बैठे उत्तराधिकारी नहीं है। अच्छा। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोजमर्रा का विधायी काम है, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना। ये एक बेहतरीन बात है। और चूंकि वो सदन के चुने हुए सदस्य नहीं होते, उनसे ज्यादा निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। ट्रिक का अगला अक्षर है रा, जो अनुच्छेद 65 को दिखाता है। इसका मतलब है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। हाँ, ये संविधान का प्लान बी है, कह सकते हैं। ये पक्का करता है कि देश का शीर्ष पद एक पल के लिए भी खाली ना रहे। बिल्कुल, सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी भ्रम या देरी के हो, इसके लिए एक बहुत ही साफ व्यवस्था है। तो उसरा के बाद आता है निकास। इसमें पहला अक्षर है नी, जो अनुच्छेद 66 के लिए है, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ एक छोटा सा अंतर है ना? हाँ, और परीक्षा के लिए ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए दोनों वोट देते हैं। हाँ। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी एमपी ही वोट देते हैं। विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अगला अक्षर है का, अनुच्छेद 67, यानी उनका कार्यकाल जो राष्ट्रपति की ही तरह 5 साल का होता है। जी, 5 साल। और अंत में है स, जो 2 अनुच्छेदों को कवर करता है, 68 और 69। अनुच्छेद 68 चुनाव का समय तय करता है और अनुच्छेद 69 उनकी शपथ से संबंधित है। बिल्कुल सही। तो देखिए, बस एक शब्द उसरा निकास और उपराष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद 63 से 69 तक, मतलब पूरी श्रृंखला याद हो गई। ये वाकई में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। ये मुताबिक संसद के 3 मुख्य अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और इन तीनों से जुड़े अनुच्छेदों को याद रखने के लिए एक बहुत ही सरल और मजेदार शब्द दिया गया है, सरला। सरला नाम तो काफी सरल है। हाँ, और ट्रिक भी उतनी ही सरल है। देखिए, स से संसद, जिसका जिक्र है अनुच्छेद 79 में। फिर र से राज्यसभा यानी उच्च सदन, यह है अनुच्छेद 80,
और आखिर में ल से लोकसभा मतलब जनता का सदन। यह है अनुच्छेद 81, 79, 80, 81 एक ही शब्द में तीनों क्रम से याद हो गए। और ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, इसमें एक तार्किक क्रम भी छिपा है। पहले अनुच्छेद 79 में आप पूरे संसदीय ढांचे की स्थापना करते हैं, फिर आप अनुच्छेद 80 में उच्च सदन मतलब राज्यों की परिषद को जगह देते हैं, जो हमारे संघीय ढांचे का प्रतीक है। बिल्कुल। और फिर अनुच्छेद 81 में आप उस सदन की बात करते हैं जो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लोकसभा। तो ये ट्रिक न केवल नंबर याद कराती है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे की नींव को भी दर्शाती है। अच्छा, अब इन नोट्स में एक बड़ा सा चार्ट है, एक माइंड मैप जैसा। इसमें कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद तस्वीरों के साथ है। सबसे पहले मेरी नजर जा रही है अनुच्छेद 72 पर, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इसके साथ एक तस्वीर बनी है जिसमें दो लोग हाथ मिला रहे हैं और लिखा है माफ करो भाई। कितना सीधा और सरल तरीका है समझाने का। माफ करो भाई कहने में जितना आसान लगता है, ये राष्ट्रपति की उतनी ही गंभीर न्यायिक शक्ति है। इसके तहत वो किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को मतलब पूरी तरह माफ कर सकते हैं, उसकी प्रकृति बदल सकते हैं या उसकी अवधि कम कर सकते हैं। ये शक्ति न्याय प्रणाली में एक मानवीय पहलू जोड़ती है, ताकि किसी भी तरह की न्यायिक त्रुटि या बहुत कठोर सजा से बचा जा सके। सही। इसी चार्ट में अगला है अनुच्छेद 76, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तस्वीर में एक वकील की पारंपरिक विग और कानून की मोटी मोटी किताबें हैं। तो क्या ये सरकार के पर्सनल वकील हुए? एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा पद है। महान्यायवादी भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। ये किसी भी संसदीय समिति में बोल सकते हैं, बस वोट नहीं कर सकते। इनका काम ये सुनिश्चित करना है कि सरकार के सभी काम कानूनी और संवैधानिक दायरे में हों। और फिर आता है एक बड़ा ही दिलचस्प अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति का अध्यादेश। इन नोट्स में इसके लिए एक शानदार ट्रिक है, 1 2 3 गो या 1 2 3 जादू। मतलब जब संसद सत्र में न हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति चुटकी बजाते ही एक अस्थायी कानून बना सकते हैं। हाँ, ये राष्ट्रपति की एक असाधारण विधायी शक्ति है। मान लीजिए देश पर कोई अचानक संकट आ गया और संसद की बैठक बुलाने में समय लगेगा, तब ये शक्ति काम आती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? मतलब क्या सरकारें संसद को नजरअंदाज करने के लिए इसका बार-बार इस्तेमाल कर सकती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बारे में सोचा था। इसीलिए उन्होंने इसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगाया है। ये अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। जैसे ही संसद की अगली बैठक शुरू होती है, सरकार को उस अध्यादेश को 6 हफ्तों के अंदर संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। ये प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद के पास ही रहे। वाह, मतलब जादू है पर उसकी भी एक समय सीमा है। अब एक और मजेदार ट्रिक है अनुच्छेद 112 के लिए, जो बजट से जुड़ा है। ट्रिक है 12 महीने का हिसाब = 112। ये तो कोई भी याद रख सकता है, पर इन नोट्स में एक छोटी सी बात लिखी है कि संविधान में बजट शब्द है ही नहीं। बिल्कुल सही। ये एक बहुत दिलचस्प तथ्य है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। बजट तो एक आम बोलचाल का शब्द है। संवैधानिक भाषा बहुत सटीक होती है। ये विवरण सरकार की पूरे साल की अनुमानित आमदनी और खर्च का एक विस्तृत लेखा जोखा होता है, जिसे संसद के सामने रखना अनिवार्य है। ये सरकार की वित्तीय जवाबदेही का सबसे बड़ा दस्तावेज है। ठीक है, तो संसद बन गई, राष्ट्रपति के पास कुछ खास शक्तियां भी है, लेकिन संसद असल में काम कैसे करती है? क्या इसके लिए भी कोई ट्रिक्स है? हाँ, बिल्कुल है। संसदीय प्रक्रिया अपने आप में एक जटिल विषय है। देखते हैं ये नोट्स इसे कैसे आसान बनाते हैं। यहाँ है अनुच्छेद 85, जो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से जुड़ा है। इसकी ट्रिक मुझे बहुत पसंद आई। 85 से प्रत्याशी। सोचिए, जब लोकसभा भंग होती है तो क्या होता है? नए चुनाव होते हैं। हाँ, सारे प्रत्याशी फिर से चुनाव मैदान में आ जाते हैं। 85 से प्रत्याशी, ये कनेक्शन तो भूलना मुश्किल है। और ये अनुच्छेद लोकसभा के पूरे जीवन चक्र को परिभाषित करता है।
राष्ट्रपति समय समय पर सत्र के लिए सांसदों को बुलाते हैं, जिसे समनिंग कहते हैं। सत्र पूरा होने पर उसकी समाप्ति की घोषणा करते हैं, जिसे सत्र अवसान या प्रोरोगेशन कहते हैं। और अंत में प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन भी कर सकते हैं, जिसके बाद नए चुनाव होते हैं और नए प्रत्याशी मैदान में आते हैं। अब एक बहुत ही व्यावहारिक चीज पर आते हैं, अनुच्छेद 100 यानी गणपूर्ति या क्वोरम। इसकी ट्रिक है 100 में से 10, मतलब सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 110 सदस्यों का होना जरूरी है। जैसा नोट्स में समझाया गया है, 545 सदस्यों वाली लोकसभा में कम से कम 55 सांसदों का मौजूद होना जरूरी है। अगर इतने लोग नहीं हैं, तो स्पीकर घंटी बजाते रहेंगे, लेकिन बैठक शुरू नहीं होगी। तस्वीर में भी एक खाली संसद और घंटी का चित्र बना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक जांच है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि देश के लिए इतने बड़े फैसले और कानून कुछ गिने चुने लोगों द्वारा उनकी मर्जी से ना लिए जाएं। एक न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य है, जो सदन की कार्यवाही को वैधता और गंभीरता प्रदान करती है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि कोरम पूरा ही नहीं हुआ। बिल्कुल, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि महत्वपूर्ण बिलों पर बहस होनी थी, लेकिन कोरम पूरा ना होने की वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। यह दिखाता है कि सांसदों की उपस्थिति कितनी जरूरी है। तो लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग काम करते हैं, लेकिन क्या होता है जब वे किसी बिल पर सहमत नहीं हो पाते? क्या पूरा कानून ही अटक जाता है? यह एक बेहतरीन सवाल है, जो हमें अगले अनुच्छेद की ओर ले जाता है। ऐसे ही गतिरोध को तोड़ने के लिए संविधान में एक रास्ता दिया गया है। और मुझे लगता है इन नोट्स में उसका भी कोई मजेदार जुगाड़ है। हाँ, मिल गया। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सिटिंग। इसकी ट्रिक तो सबसे शानदार है। कॉल 108 इमरजेंसी। जैसे एक्सीडेंट होने पर या किसी मेडिकल इमरजेंसी में हम एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर डायल करते हैं, हाँ, वैसे ही जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी साधारण बिल पर झगड़ा हो जाए तो एक तरह की संसदीय इमरजेंसी हो जाती है। तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों को एक साथ बैठक के लिए बुलाते हैं। ये एक दुर्लभ प्रक्रिया है। आज़ादी के बाद से ये केवल कुछ ही बार इस्तेमाल हुई है, जैसे दहेज विरोधी कानून या बैंकिंग से जुड़े एक बिल पर। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जिसका जिक्र इन नोट्स में भी है। इस संयुक्त बैठक को बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो शायद वही करते होंगे। नहीं, और यहीं पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अच्छा, हाँ, ये भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा की प्रधानता को दर्शाता है, क्योंकि वो सीधे जनता द्वारा चुना गया सदन है। ये एक छोटा सा तथ्य है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ये तो सच में एक दिलचस्प जानकारी है। अब बात करते हैं संसद की सबसे बड़ी शक्ति की, पैसे पर नियंत्रण। और यहाँ से तो ट्रिक्स की बौछार हो जाती हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 110 धन विधेयक या मनी बिल से। इसकी ट्रिक है नेट 10 हीरो, और साथ में 10 रुपए के नोट की तस्वीर भी है। इसमें साफ साफ लिखा है कि पैसे के मामले में लोकसभा ही हीरो है, यानी नंबर 1। और ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है। इसे पावर ऑफ द पर्स कहते हैं। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। जब लोकसभा इसे पारित कर देती है तो ये राज्यसभा के पास जाता है, लेकिन यहाँ राज्यसभा के पास शक्तियां बहुत सीमित हैं। वो इसे सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। हाँ, ये सुझाव दे सकती है, जिसे मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर है। राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकती। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि वित्तीय मामलों में जनता की इच्छा सर्वोपरि रहे। बिल्कुल, जो लोकसभा के माध्यम से व्यक्त होती है। लेकिन कभी-कभी ये विवाद का विषय भी बन जाता है ना, कि कोई बिल धन विधेयक है भी या नहीं। बिल्कुल, ये तय करने का अंतिम अधिकार लोकसभा स्पीकर का होता है, और उनके निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। कई बार विपक्षी आरोप लगाता है कि सरकार कुछ सामान्य विधेयकों को भी धन विधेयक बताकर राज्यसभा को बाईपास करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो बजट पेश होने के बाद पैसे को खजाने से निकालने की एक पूरी प्रक्रिया है, और इन नोट्स में उस प्रक्रिया के हर कदम के लिए एक ट्रिक है। जैसे अनुच्छेद 113 प्राक्कलन या एस्टिमेट्स। ट्रिक है 13 घाटा, मतलब अगर बजट का अनुमान सही से नहीं लगाया तो 13 घाटा हो जाएगा। प्राक्कलन दरअसल अनुदान की मांगे होती हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। हर मंत्रालय बताता है कि उसे अपने कामों के लिए कितना पैसा चाहिए। फिर है अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल।
इसकी ट्रिक है 114 गेट से बाहर। इसका मतलब है कि इस बिल के पास हुए बिना सरकारी खजाने से 1 रुपया भी गेट से बाहर नहीं निकल सकता। ये संसद की सरकार पर सबसे बड़ी शक्ति है। अगर संसद विनियोग विधेयक को गिरा दे तो सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ सकता है। क्योंकि ये एक तरह से सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव माना जाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सरकार पैसा तभी खर्च कर सकती है जब संसद यानी जनता के प्रतिनिधि उसे अनुमति दें। आगे है अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। इसकी ट्रिक है 15 एक्स्ट्रा। जब बजट में दिया गया पैसा किसी काम के लिए कम पड़ जाए। और फिर है अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल। ट्रिक है 17 खतरा। पैसे से जुड़े मामले हमेशा खतरे से भरे होते हैं। हाँ, ये टैक्स लगाने या बदलने से जुड़ा होता है। इन सभी अनुच्छेदों का क्रम ये दिखाता है कि सार्वजनिक धन के प्रबंधन के लिए संविधान ने कितनी विस्तृत और मजबूत प्रक्रिया बनाई है। हमने देखा कि कैसे विधायिका कार्यपालिका के पैसों पर नियंत्रण रखती है। अब चलते हैं हमारे लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ की ओर, न्यायपालिका। देखते हैं न्याय के इस मंदिर के लिए क्या तरकीबें हैं। चलिए, यहाँ भी कुछ बहुत ही यादगार ट्रिक्स हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसकी ट्रिक है 1 2 का 4। ये बोलने में कितना आसान है, 1 2 का 4। इसी से सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत होती है। फिर है अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसकी ट्रिक है 29 2 9, मतलब इसके रिकॉर्ड को ना नहीं कर सकते या इसकी अवमानना नहीं कर सकते। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के 2 मुख्य मतलब होते हैं जो न्यायपालिका की गरिमा और अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। पहला कि इसके सभी फैसले, कार्यवाही और कार्य हमेशा के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं और देश की अन्य अदालतों के लिए कानून की तरह काम करते हैं। दूसरा, इसके पास अपनी या अपने से निचली अदालतों की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है। और अब सबसे मजेदार ट्रिक, ये है अनुच्छेद 143 के लिए, जिसमें राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इसकी ट्रिक है आई लव यू कोड 143। ये संविधान में कहां से आ गया? ये ट्रिक बनाने वाले की रचनात्मकता है। ये तो शायद ही कोई भूलेगा। हाँ, ये संविधान की सलाहकार शक्तियों मतलब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से जुड़ा है। जब भी राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना जरूरी है, तो वो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है? नहीं, यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। वो इसे मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ये प्रावधान कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक परामर्श की व्यवस्था करता है, टकराव की नहीं। चलिए, अब हमारी सूची में आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देख ली, लेकिन सरकार जो पैसा खर्च करती है उस पर नजर कौन रखता है? इन नोट्स के मुताबिक वो है CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सरकार का पहरेदार। हाँ, सरकार का पहरेदार। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होता है। अनुच्छेद 148 में इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है और इसकी ट्रिक भी लाजवाब है। 148 में 8 का अंक है, जिसे अगर आप थोड़ा घुमा दें तो वो आंख जैसा दिखता है। CAG सरकार के सभी खर्चों पर अपनी आंख रखती है। CAG का काम सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि एक तरह से चीर-फाड़ करना है। अनुच्छेद 149 उनके कर्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करना शामिल है। वो ये जांच करते हैं कि क्या सरकारी पैसा उन्हीं कामों पर खर्च हुआ है जिनके लिए उसे मंजूर किया गया था। बिल्कुल। और अनुच्छेद 151 के तहत वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, जिसे फिर संसद की लोक लेखा समिति के सामने रखा जाता है। कई बड़े घोटालों को उजागर करने में CAG की रिपोर्ट्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये वित्तीय जवाबदेही की अंतिम कड़ी है। यह है राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में। स्लाइड के बीच में गवर्नर का एक कार्टून है और अनुच्छेद 153 से 159 तक का जिक्र है और एक बहुत ही अजीब सा शब्द लिखा है, रकानी कायोसस। हाँ, ये सुनने में किसी जापानी डिश जैसा लग रहा है, पर असल में है क्या? नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन ये एक बहुत ही शक्तिशाली स्मारक है। रकानी कायोसस का हर अक्षर राज्यपाल से जुड़े एक अनुच्छेद को क्रम से बताता है।
ये रैंडम नहीं है, इसका एक लॉजिक है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला अक्षर है र, र जो अनुच्छेद 153 को दर्शाता है। र यानी राज्यपाल। स्लाइड में कार्टून राज्यपाल एक राज्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा है हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये तो आसान था। अगला है का से है अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर। अच्छा, इसका मतलब है कि राज्य को चलाने की सारी कार्यकारी शक्ति औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होती है। वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। तस्वीर में जो अदालत का हथौड़ा और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, वो इसी शक्ति और अधिकार को दिखाता है। ठीक है। तो र से राज्य का राज्यपाल, का से कार्यपालिका शक्ति। अगला है नी, अनुच्छेद 155 नियुक्ति। यहाँ हाथ मिलाने की तस्वीर है जो बताती है कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। बिल्कुल। और यहीं से केंद्र और राज्य के बीच का वो रिश्ता शुरू होता है। राज्यपाल एक तरह से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में काम करते हैं। इसके बाद फिर से का आता है अनुच्छेद 156 के लिए, जिसका मतलब है कार्यकाल। कैलेंडर की तस्वीर से साफ है कि कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन यहाँ एक और चीज लिखी है, राष्ट्रपति की मर्जी तक। इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है? हाँ, ये तो पद की सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा अजीब नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिद्धांतिक रूप से इसका मतलब है कि राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार की सलाह पर राज्यपाल को कभी भी पद से हटा सकते हैं। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करने के लिए है कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में काम करें और संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे। हालांकि इसके राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। समझ गया। इसके बाद है यू, अनुच्छेद 157 यानी योग्यता, 35 वर्ष की आयु और भारतीय नागरिकता। और आखिर में श, अनुच्छेद 159 शपथ। राज्यपाल को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। वाकई ये रकानी कायोसिस तो पूरा चैप्टर ही एक शब्द में समेट देता है ना? और स्लाइड में एक और महत्वपूर्ण शक्ति का जिक्र है जो इस क्रम के बाहर है, अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति। हाँ, इसमें एक फांसी का फंदा बना है जिस पर क्रॉस लगा है। लिखा है कि राज्यपाल सजा माफ कर सकते हैं, लेकिन फांसी और कोर्ट मार्शल की सजा नहीं। मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्यों? जब वो राज्य के प्रमुख हैं तो उनकी शक्ति पर यह सीमा क्यों लगाई गई है? ये भारत के संघीय ढांचे की एक और खूबी दिखाता है। जीवन और मृत्यु का अंतिम निर्णय वो गणतंत्र के सर्वोच्च प्रमुख यानी राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखा गया है। इसी तरह कोर्ट मार्शल सेना का आंतरिक मामला है जो पूरी तरह से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसीलिए राज्यपाल उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये शक्तियों के स्पष्ट विभाजन को दिखाता है। तो ये तो हुई राज्य की कार्यकारी शक्ति की बात जो राज्यपाल में है, पर राज्य के लिए कानून कौन बनाता है? मुझे लगता है हमारी अगली स्लाइड इसी के बारे में है। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटर। बिल्कुल सही। अब हम राज्य के विधायी शाखा यानी कानून बनाने वाली संस्था पर आते हैं। अनुच्छेद 168 कहता है कि विधानमंडल में राज्यपाल और सदन या सदनों का समावेश होता है। जैसे केंद्र में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्यों में भी 2 सदन हो सकते हैं। एक है विधानसभा जो अनुच्छेद 170 के तहत आती है और दूसरी विधान परिषद अनुच्छेद 169। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है। विधानसभा तो हर राज्य में है, पर विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में। ऐसा क्यों? सभी राज्यों में 2 सदन क्यों नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान निर्माताओं ने ये फैसला राज्यों पर छोड़ा था। विधान परिषद बनाना और उसे चलाना काफी खर्चीला होता है और कई लोगों का मानना है कि ये बस हारे हुए नेताओं को जगह देने का एक जरिया बन जाता है। अच्छा। वहीं इसके समर्थक कहते हैं कि ये एक ऐसा सदन है जहां विशेषज्ञ और अनुभवी लोग बिना चुनाव लड़े आ सकते हैं और कानूनों पर गहराई से विचार कर सकते हैं। मतलब जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों पर एक तरह का ब्रेक लगता है। बिल्कुल। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। और इन 6 राज्यों को याद रखने के लिए स्लाइड में एक ट्रिक है, कुंभाट। चलिए इसे डिकोड करते हैं। के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। एकदम सही। कुंभाट इन 6 राज्यों के नाम याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, ये अगली स्लाइड मुझे बहुत दिलचस्प लगी क्योंकि इसमें एक तरह की पहेली है। एक जादुई संख्या 89 जो केंद्र और राज्य को जोड़ती है। ये क्या है?
ये संविधान की बनावट में छिपे एक अद्भुत पैटर्न को उजागर करता है। देखिए, ये कोई आधिकारिक नियम नहीं है, बल्कि संविधान के जानकारों ने इसे एक पैटर्न के तौर पर पहचाना है। कई मामलों में अगर आप संविधान के भाग 5 में दिए गए केंद्र सरकार के किसी अनुच्छेद में 89 जोड़ दें, तो आपको भाग 6 में राज्य सरकार का लगभग वही काम करने वाला संबंधित अनुच्छेद मिल जाता है। मतलब केंद्र और राज्य की संरचना एक दूसरे की नकल जैसी है। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने अभी राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की बात की, जो अनुच्छेद 161 में है। हाँ, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है। अब आप 72 में 89 जोड़िए, 161। मिल गया। ये पैटर्न कमाल का है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद के बारे में है। 74 प्लस 89 163, जो मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद है। अरे वाह! अनुच्छेद 76 केंद्र के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल के बारे में है। 76 प्लस 89 165, जो राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल का अनुच्छेद है। और भी है। अनुच्छेद 79 संसद के लिए है, और 79 प्लस 89 168, जो राज्य विधानमंडल के लिए है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में है, और 81 प्लस 89 170, जो विधानसभा का अनुच्छेद है। ये तो सच में एक जादुई शॉर्टकट है। ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को दिखाता है। वे एक सम्मत मतलब सिमेट्रिकल ढांचा बनाना चाहते थे, जहां राज्य स्तर पर भी वैसी ही लोकतांत्रिक और जवाबदेह संस्थाएं हों जैसी केंद्र में है। ये पैटर्न तो दिलचस्प है, लेकिन क्या इस तरह के शॉर्टकट पर ज्यादा निर्भर रहना जोखिम भरा नहीं हो सकता? कहीं हम असल कॉन्सेप्ट को भूल कर सिर्फ ट्रिक ही ना याद रख लें। जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के काम में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन रूल ऑफ 89 से दोनों एक जैसे लगने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये इन ट्रिक्स की सीमा है। ये हमें सही अनुच्छेद तक पहुंचा सकती हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ शुरुआती बिंदु है। हर पद की अपनी अलग शक्तियां, सीमाएं और संदर्भ होते हैं। प्रधानमंत्री के पास विदेश नीति, रक्षा जैसे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के पास पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि जैसे राज्य के विषय। इसलिए ट्रिक का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बाद गहराई में जाकर उन दोनों पदों के बीच के अंतर को समझना भी जरूरी है। बहुत सही। अब न्यायपालिका की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड हाईकोर्ट पर है, और यहाँ की ट्रिक है अंकों का खेल। इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124 है, और अगर हम 124 को 214 कर दें तो हाईकोर्ट का अनुच्छेद 214 बन जाता है। मुस्कुराते हुए है ना? है ना? ये तो बहुत ही चालाकी वाली ट्रिक है। हाँ, ये याद रखने के लिए बहुत आसान है। और ये सिर्फ एक मजेदार ट्रिक नहीं है, ये भी एक गहरे सत्य की ओर इशारा करती है कि भारत में न्यायपालिका एक एकीकृत व्यवस्था है। ढांचा लगभग एक जैसा है, बस सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर है और हाई कोर्ट राज्य स्तर पर। अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। इस स्लाइड में अनुच्छेद 226 को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, जो हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। इसकी तुलना सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 से की गई है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात है, तस्वीर में हाई कोर्ट की शक्ति का पल्ला भारी दिखाया गया है। ये थोड़ा अजीब है। सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी अदालत है। ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे ये स्लाइड बखूबी पकड़ती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है। केवल मौलिक अधिकारों पर? हाँ, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है, यानी किसी भी अन्य कानूनी अधिकार के हनन पर भी। लेकिन ऐसा क्यों है? हाईकोर्ट को ये अतिरिक्त शक्ति क्यों दी गई? इसके पीछे संविधान निर्माताओं की सोच न्याय तक पहुंच, एक्सेस टू जस्टिस को आसान बनाने की थी। हाईकोर्ट राज्यों में न्याय का सर्वोच्च और सबसे सुलभ दरवाजा है। अगर किसी आम नागरिक का कोई कानूनी अधिकार छीना जाता है तो उसे सीधे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक ना भागना पड़े। अच्छा, वो अपने राज्य के हाई कोर्ट जाकर तुरंत राहत पा सकता है। इस लिहाज से रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। ये तो बहुत ही गहरी जानकारी है। मतलब शक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, लेकिन न्याय के दायरे के मामले में हाई कोर्ट ज्यादा व्यापक है। चलिए 5वीं स्लाइड पर चलते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालयों और एक सारांश पर है। इसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 233 का उल्लेख है, जो जिला जजों की नियुक्ति से संबंधित है।
चित्र में दिखाया गया है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हमेशा हाईकोर्ट की सलाह पर। ये प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कार्यपालिका सीधे तौर पर जजों की नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बिल्कुल। और नीचे टीचर स्पेशल रिवीजन में पिछली सभी ट्रिक्स को दोहराया गया है। रकानी कायोसिस, रूल ऑफ 89 और SC 124 से HC 214। ये एक अच्छा रिकैप है। हाँ, ये सभी मुख्य पैटर्न्स को एक जगह समेट देता है। अब आते हैं आखिरी स्लाइड पर, जो संविधान के भाग 7 और भाग 8 के बारे में है। इसमें भाग 7 को बड़ा बड़ा निरस्त डिलीटेड लिखा गया है, मतलब संविधान का एक पूरा हिस्सा हटा दिया गया। हाँ। भाग 7, जिसमें सिर्फ एक अनुच्छेद 238 था, आजादी के बाद के भारत की एक अलग तस्वीर से जुड़ा था। उस समय भारत के राज्य A, B, C, D जैसी 4 श्रेणियों में बटे थे। भाग 7 इन्हीं 20 श्रेणी के राज्यों से संबंधित था। अच्छा, लेकिन 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो ये पुराना वर्गीकरण खत्म कर दिया गया और सभी राज्यों को एक समान दर्जा दिया गया। इसलिए 7वें संविधान संशोधन के जरिए इस पूरे भाग को ही संविधान से हटा दिया गया, क्योंकि ये अप्रासंगिक हो चुका था। स्लाइड में एक सीधी सादी ट्रिक भी है, 7 को समाप्त कर दिया। ये याद रखने में आसान है। और फिर है भाग 8, जो संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में है। बिल्कुल। इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक है। इसका सार ये है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है, जो वहां एक उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। इस स्लाइड में भी अनुच्छेद 239 AA को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। तो क्या यही वो अनुच्छेद है जिसकी वजह से हम दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर अक्सर खींचतान की खबरें सुनते हैं? लेकिन ये ऐसे पूरी तरह राज्य का दर्जा नहीं देता। सही कहा। भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे 3 महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के पास रखे गए, जो उपराज्यपाल के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। इसी दोहरी शासन व्यवस्था की वजह से चुनी हुई दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, मतलब LG, के बीच अधिकारों को लेकर लगातार टकराव की स्थिति बनी। भाग 9 के बारे में, लेकिन उस पर आने से पहले सबसे ऊपर एक बहुत ही काम की ट्रिक दी गई है। इसमें लिखा है भाग 5 केंद्र प्लस भाग 6 राज्य इज इक्वल टू भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, ये क्रम याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और साथ में तस्वीरें भी हैं, संसद, फिर एक राज्य और फिर भारत के नक्शे पर छोटे छोटे प्रदेश। जी, ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है। पहले आप देश की सबसे बड़ी इकाई मतलब केंद्र को समझते हैं, फिर राज्यों को और फिर केंद्र शासित प्रदेशों को। अब आते हैं भाग 9 पर, पंचायत। गांव की सरकार। बिल्कुल। ये हिस्सा 73वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए जोड़ा गया था और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल हैं। स्लाइड में यह भी बताया गया है कि पंचायती राज 3 स्तरों पर होता है, जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित था। तस्वीरों से समझाया गया है। सबसे ऊपर जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर और सबसे नीचे ग्राम स्तर। हाँ, और यहाँ एक और खास बात है, जो कि है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद करने की ट्रिक, जैसे 243 ए। अच्छा, इसमें ए का मतलब है असेंबली, मतलब सभा, जो पंचायतों के गठन से जुड़ा है। और 243 डी में डी से डिप्रेस्ड क्लासेस, तो इसका मतलब ये SC ST और महिलाओं के आरक्षण से संबंधित होगा। एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। और 243 आई में आई से क्या लगता है आपको? आई से इनकम, साथ में पैसों का ढेर बना हुआ है, तो ये राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। शानदार। और आखिरी 243 के में के से कार्यकर्ता, यानी चुनाव कराने वाला, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग हुआ। बगल में वोटों का बक्सा भी बना है। जी, तो देखिए ये छोटी छोटी तस्वीरें और ट्रिक्स इन्हें याद रखना कितना आसान बना देती हैं। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। अगली स्लाइड में 3 भाग एक साथ दिए गए हैं। सबसे पहले है भाग 9A, नगर पालिका। जी, ये पंचायतों का ही शहरी रूप है, म्यूनिसिपैलिटीज। इसे 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, उसी साल? हाँ, उसी साल। और इसमें अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक हैं। इसका विषय है शहर की सरकार, जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है। इसके बाद है भाग 10, SC ST क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 244 और 244A है। इसका विषय है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब AMTM
जैसे राज्यों में विशेष प्रशासन। और इसकी एक ट्रिक भी है। क्या है? 10 इज इक्वल टू दबे कुचले SC/ST का प्रशासन। ये याद रखने के लिए काफी सीधा है। और फिर आता है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 तक। यहाँ ट्रिक बहुत सीधी है। 1 + 1 = 11, मतलब एक और एक मिलकर रिश्ता बनाते हैं। वाह, एक केंद्र और एक राज्य। जी। ये 11 नंबर को रिश्ते या संबंध से जोड़ा गया है। भाग 11 के लिए एक अलग स्लाइड भी है। इसमें इसे एक मजेदार तरीके से समझाया गया है। केंद्र को पिता और राज्यों को बेटों के रूप में दिखाया गया है। हाँ, ये एनालॉजी केंद्र और राज्यों के बीच के शक्ति संतुलन को समझने में मदद करती है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 248। अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स। जी, इसका मतलब है कि ऐसे विषय जो किसी भी सूची में नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र यानी संसद के पास है, जैसे साइबर क्राइम या स्पेस। अच्छा। और अनुच्छेद 262, नदी जल विवाद। तस्वीर में 2 राज्यों को पानी के लिए लड़ते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 263 है अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब इंटरस्टेट काउंसिल, जिसे राज्यों के बीच झगड़ा सुलझाने के लिए राष्ट्रपति बनाते हैं। तो रिश्तों के बाद बात आती है पैसे की। अब आते हैं भाग 12 पर। इसमें अनुच्छेद 264 से 300A तक है। और इसका विषय है वित्त, संपत्ति और संविदाएं, मतलब पैसा, टैक्स और बजट का बंटवारा। इसकी ट्रिक भी शानदार है। 12 साउंड्स लाइक बाजार। या फिर 12 से बड़ा बजट। हाँ, ये भी अच्छा है। स्लाइड में कुछ सबसे जरूरी अनुच्छेदों को रट्टा मार लो लिस्ट में डाला गया है। जी, जैसे अनुच्छेद 266, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। इसे सरकार के खजाने के रूप में दिखाया गया है, जहां सैलरी और दूसरे खर्चों का पैसा होता है। और अनुच्छेद 267, आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड। इसे एक पिगी बैंक की तरह दिखाया गया है, जो बाढ़ या भूकंप जैसी इमरजेंसी के लिए होता है। और फिर है अनुच्छेद 280, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। इसे एक तराजू के रूप में दिखाया गया है, जो केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बना रहा है। और आखिर में अनुच्छेद 300A, संपत्ति का अधिकार। बिल्कुल। चलिए, अब बचे हुए भागों को भी जल्दी से देख लेते हैं। भाग 13, भारत के भीतर व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें अनुच्छेद 301 से 307 हैं, और इसका मुख्य अनुच्छेद है 301, जो पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। इसकी ट्रिक तो बहुत ही देसी है। 13 से तेरा माल मेरा माल। जिसका मतलब है कि सब भारत का है, कहीं भी व्यापार करूं। अगला है भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब सर्विसेज, UPSC, PSC। ये सरकारी नौकरी से जुड़ा है। जी, ब्यूरोक्रेसी। इसमें 2 सबसे जरूरी अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 312 जो अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा है, और अनुच्छेद 315 जो UPSC और स्टेट PSC के गठन की बात करता है। इसकी एक ट्रिक रोमन नंबर पर आधारित है। 14 में X मतलब क्रॉस, जिसका मतलब खतरा है, लेकिन ये ऑफिसर्स देश को खतरे से बचाते हैं। बहुत मजेदार है ये। और इसी में भाग 14A भी है, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, जिसे 42 में संशोधन से जोड़ा गया था। अच्छा, कोर्ट का बोझ कम करने के लिए। जी। और आखिर में आता है भाग 15, निर्वाचन, इलेक्शंस, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अनुच्छेद 324 तो निर्वाचन आयोग के गठन से जुड़ा है। हाँ, और अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार से, यानी 18 साल से ज्यादा की उम्र में वोट देने का अधिकार। इसकी भी 2 ट्रिक्स हैं। पहली, 15 से पर्ची, जो वोटर स्लिप से जुड़ा है। और दूसरी है 15 साल का बच्चा वोट नहीं दे सकता, उसे 18 का होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत सीधी और असरदार ट्रिक है। एक स्लाइड में इन सभी भागों के सबसे जरूरी अनुच्छेदों की एक लिस्ट भी दी गई है। जी, ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। इसमें भाग 9 से अनुच्छेद 243D, आरक्षण वाला, और 243 के चुनाव वाला शामिल है। और भाग 11 से अनुच्छेद 263, अंतर्राज्यीय परिषद। फिर भाग 12 से अनुच्छेद 280, वित्त आयोग, और 300A, संपत्ति का अधिकार। भाग 14 से अनुच्छेद 312 और 315, अखिल भारतीय सेवा और UPSC। और भाग 15 से अनुच्छेद 324, निर्वाचन आयोग। तो इस सब का क्या मतलब है?
हमने देखा कि कैसे तस्वीरों और आसान ट्रिक्स की मदद से संविधान के मुश्किल लगने वाले हिस्सों को भी आसानी से समझा और याद किया जा सकता है। बिल्कुल। सीखने का ये तरीका जानकारी को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि उसे दिमाग में एक कहानी की तरह बिठाना है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा संविधान गांव से लेकर केंद्र तक संबंधों को कितनी बारीकी से व्यवस्थित करता है। जी। समाज के सभी वर्गों को साथ लाने से लेकर भाषा के विवादों को सुलझाने और यहाँ तक कि सबसे बड़े संकट यानी आपातकाल से निपटने तक। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक मतलब नियमों की किताब नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है जिसके अंदर भारत की जो जटिलता है उसको संभालने के लिए तरह तरह के औजार मौजूद हैं। आज हम इसी टूलकिट के कुछ खास हिस्सों यानी भाग 16 से 22 पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तो इस टूलकिट का पहला और सबसे जरूरी औजार है प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, यानी ये पक्का करना कि देश के हर वर्ग को अपनी बात रखने का मौका मिले। ये है भाग 16, जो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। हमारे स्रोतों में इसे याद रखने के लिए एक मजेदार लाइन दी गई है, यहाँ आरक्षण का गणित चलता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, इसका क्या मतलब है? ये लाइन बहुत गहरी है। गणित का मतलब सिर्फ सीटों की गिनती नहीं है, ये एक तरह से सामाजिक न्याय का फॉर्मूला है। संविधान निर्माता जानते थे कि अगर कुछ समुदायों को, जिन्हें सदियों से अवसरों से दूर रखा गया है, विशेष मदद नहीं दी गई तो लोकतंत्र का मतलब सबके लिए बराबर नहीं होगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में और 332 विधानसभाओं में SC/ST समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करता है। ये कोई खैरात नहीं बल्कि हक है, ताकि उनकी आवाज सीधे संसद और विधानसभाओं तक पहुंचे। और हमारे स्रोतों में अनुच्छेद 330 के लिए एक और ट्रिक है। 330 = 0 से हीरो बनाना, मतलब जिनका प्रतिनिधित्व शून्य था उन्हें नीति निर्माण के केंद्र में लाना। इसी में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए भी प्रावधान थे अनुच्छेद 333 और 323 में, लेकिन अब उन्हें 104वें संशोधन से हटा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि समय के साथ जरूरतें बदलती हैं। लेकिन इसी भाग में 3 बहुत शक्तिशाली संस्थाएं भी हैं। 3 राष्ट्रीय आयोग, ये इन समुदायों के संवैधानिक प्रहरी या कहिए वॉचडॉग की तरह हैं। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति मतलब SC आयोग है। फिर 338A में अनुसूचित जनजाति यानी ST आयोग, जिसे याद रखने के लिए A से आदिवासी सोच सकते हैं। और तीसरा है 338B पिछड़ा वर्ग OBC आयोग। यहाँ B से बैकवर्ड क्लास का इशारा है। ये तो सबसे नया है, जिसे संवैधानिक दर्जा बाद में मिला। तो ये अक्षर A और B सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि कैसे समय के साथ संविधान ने न्याय के दायरे को और बढ़ाया है। बिल्कुल। और ये आयोग सिर्फ सलाह नहीं देते, इनके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। ये किसी को भी समन भेज सकते हैं, किसी भी दस्तावेज की जांच कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि आरक्षण और दूसरे जो सुरक्षा के नियम हैं वो सिर्फ कागज पर ना रहें, बल्कि जमीन पर भी लागू हों। तो सामाजिक संतुलन साधने के बाद संविधान निर्माताओं के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, एक ऐसा मुद्दा जिस पर देश बंट भी सकता था। और यहीं से हमारा अगला भाग शुरू होता है, भाग 17 राजभाषा। स्रोतों में इसके लिए एक बड़ी नाटकीय सी ट्रिक है, 17 पे खतरा। ये खतरा शब्द क्यों? खतरा इसलिए क्योंकि आजादी के समय भाषा को लेकर जुनून बहुत ज्यादा था। सैकड़ों भाषाएं और बोलियां थीं। अगर एक भाषा को जबरदस्ती थोपा जाता तो देश के कई हिस्से वो अलग थलग महसूस करते। ये खतरा देश की एकता के लिए था। इसलिए संविधान ने एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की। और वो संतुलन क्या था? उन्होंने एक 3 स्तरीय फॉर्मूला अपनाया। पहला, अनुच्छेद 343 के तहत केंद्र सरकार के काम के लिए हिंदी को राजभाषा बनाया, लेकिन साथ ही देवनागरी लिपि और अंतर्राष्ट्रीय अंकों को अपनाया। दूसरा, अनुच्छेद 345 के तहत राज्यों को पूरी आजादी दी कि वे अपनी एक या ज्यादा भाषाएं चुनें। जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी है तो पंजाब की पंजाबी, तमिलनाडु की तमिल, किसी पर कुछ थोपा नहीं गया। लेकिन इस संतुलन में एक बड़ा अपवाद है, न्यायपालिका। अनुच्छेद 348 साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट की भाषा सिर्फ अंग्रेजी होगी। ऐसा क्यों? इसकी वजह बहुत व्यवहारिक है। सोचिए, अगर केरल का एक जज मद्रास हाईकोर्ट में बहस कर रहा हो और वहां की कार्यवाही तमिल में हो तो न्याय कैसे होगा?
पूरे देश की उच्च न्यायपालिका में एक रूपता और संवाद बनाए रखने के लिए एक कॉमन भाषा यानी अंग्रेजी को जरूरी समझा गया, ताकि कानून की व्याख्या पूरे देश में एक समान हो सके। और इसी भाग के अंत में आता है अनुच्छेद 351, जिसे हमारे स्रोतों में टीचर स्पेशल कहा गया है। ये कहता है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी का प्रसार करे। क्या ये थोपने जैसा नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ प्रसार का मतलब थोपना नहीं है, बल्कि हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना है। एक ऐसी भाषा जो भारत की मिलीजुली संस्कृति यानी गंगा जमनी तहजीब के हर रंग को अपने अंदर समेट सके। इसका मकसद दूसरी भारतीय भाषाओं को दबाना नहीं, बल्कि उनके शब्द लेकर खुद को और अमीर बनाना था। तो हमने देखा कि संविधान के टूल किट में संतुलन बनाने के औजार हैं, लेकिन तब क्या हो जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, जब पूरा सिस्टम ही चरमरा जाए। यहीं पर आता है भाग 18 आपात उपबंध। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। ये कोई आम संविधान तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वाइमर संविधान इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक है। ये वही संविधान था जो जर्मनी में हिटलर के आने से पहले मौजूद था और पूरी तरह विफल हुआ था। उसकी विफलता ने दुनिया को सिखाया कि आपातकाल की शक्तियां देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उन पर कड़ी लगाम लगाना भी है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसी सबक को ध्यान में रखा। और इन जटिल प्रावधानों को याद रखने के लिए एक बहुत ही सरल ट्रिक है, द +4 रूल। 352, 356, 360। ये सिर्फ एक गणितीय संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा तर्क भी है? ये एक शानदार सवाल है। ये सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि संकट की गंभीरता के बढ़ते स्तर को दिखाता है। ये एक तरह की सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल। ये तब लगता है जब पूरे देश पर खतरा हो, जैसे युद्ध, बाहरी हमला या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह। ये अब तक 3 बार लगा है, 1962 में चीन युद्ध, 1971 में पाकिस्तान युद्ध और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। और +4 रूल के हिसाब से अगली सीढ़ी है अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन। हाँ, 352 + 4 356। ये तब लगता है जब संकट देशव्यापी न होकर किसी एक राज्य के अंदर हो। जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम न कर पाए तो केंद्र वहां का शासन अपने हाथ में ले लेता है। ये शायद संविधान का सबसे ज्यादा विवादित प्रावधान रहा है। अक्सर इस पर बहस होती है कि ये राज्यों के लिए एक सुरक्षा कवच है या केंद्र सरकार का एक राजनीतिक हथियार। और फिर से +4 जोड़कर हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे गंभीर संकट पर, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ये तब लगता है जब देश की आर्थिक साख पूरी तरह से खत्म हो जाए, यानी देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाए। इस स्थिति में केंद्र सरकार किसी के भी वेतन में कटौती कर सकती है, चाहे वो जज हों या सरकारी कर्मचारी। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, जैसा हमारे स्रोतों में एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बताया गया है कि भारत की आर्थिक नींव इतनी मजबूत रही है कि आज तक हमें इस प्रावधान का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये तो हुए संकट से निपटने के औजार, लेकिन कुछ औजार ऐसे भी हैं जो व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए हैं। भाग 19 में अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक तरह का संवैधानिक कवच देता है। उन्हें कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसका क्या कारण है? सोचिए, अगर देश के या राज्य के प्रमुख को छोटे-मोटे राजनीतिक मामलों में अदालतों में घसीटा जाने लगे तो वे देश के लिए बड़े और निष्पक्ष फैसले कैसे लेंगे? ये कवच व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि पद की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए है, ताकि देश का संचालन व्यक्तिगत हमलों या राजनीतिक दबाव की वजह से ठप न हो जाए। ठीक है, तो ये एक कवच है। लेकिन अब हम संविधान के टूलकिट के उस सबसे शक्तिशाली औजार पर आते हैं जो बाकी सभी औजारों को बदल सकता है। भाग 20 और उसका इकलौता लेकिन सबसे ताकतवर अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। इसे याद रखने की ट्रिक है T20 मैच। T20 मैच की उपमा अच्छी है, क्योंकि ये बदलाव की रफ्तार और जरूरत को दर्शाती है। जैसे खेल के नियम बदलते हैं, वैसे ही समाज की जरूरतें भी बदलती हैं और संविधान को भी बदलना पड़ता है। लेकिन मैं इसमें एक और चीज जोड़ूंगा। अच्छा, इस T20 मैच में एक थर्ड अंपायर भी है और वो है सुप्रीम कोर्ट। थर्ड अंपायर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि संसद बदलाव तो कर सकती है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खेल के नियम बदलिए, लेकिन आप खेल के मैदान को ही तबाह नहीं कर सकते। ये मैदान संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी आप लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज जैसे बुनियादी सिद्धांतों को नहीं छीन सकते। संसद की शक्ति असीमित नहीं है, तो संविधान खुद को बदल भी सकता है और बचा भी सकता है।
अब बात करते हैं एक और दिलचस्प औजार की, भाग 21, जो कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देता है। ज्यादातर लोग सिर्फ अनुच्छेद 370 के बारे में जानते थे, जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा था, लेकिन संविधान तो कई और राज्यों को भी विशेष दर्जा देता है। बिल्कुल, और ये भारत के उस सिद्धांत को दिखाता है जिसे असिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहते हैं। यानी देश की एकता के लिए सभी राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करना जरूरी नहीं है। कुछ राज्यों की अनूठी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जरूरतों को देखते हुए उन्हें विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों के लिए प्रावधान है। और हमारे स्रोतों में पूर्वोत्तर के राज्यों को याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक है, अक्षरों का खेल। जैसे अनुच्छेद 371A नागालैंड के लिए है, तो 371F सिक्किम के लिए। ये सिर्फ रटने की तरकीब है या इसके पीछे कोई कहानी है? हाँ, कहानी भी है। 371A नागालैंड को उसके अनूठे रीति रिवाजों और पारंपरिक कानूनों की रक्षा करने का अधिकार देता है, जो नागा समझौते का नतीजा था। इसी तरह 371F सिक्किम से जुड़ा है, जो 36वें संशोधन के बाद भारत का हिस्सा बना। तो ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये भारत की विविधता को संजोने और हर पहचान का सम्मान करने के संवैधानिक वादे हैं। और अब हम आ गए हैं इस महान किताब के आखिरी पन्नों पर, भाग 22। ये एक तरह से संविधान की अंतिम औपचारिकताएं पूरी करता है, जैसे किसी फिल्म के अंत में क्रेडिट्स आते हैं। हाँ, ये संविधान की किताब को सील और साइन करने जैसा है। इसमें 3 बहुत ही सीधे लेकिन गहरे मतलब वाले अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 393 इस दस्तावेज को उसका आधिकारिक नाम देता है, भारत का संविधान। अनुच्छेद 394 इसके लागू होने की तारीख तय करता है, 26 जनवरी 1950। और अंत में अनुच्छेद 395। ये एक तरह से एक युग के अंत का ऐलान है। ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रद्द करता है। ये एक प्रतीकात्मक ऐलान है कि अब पुराना अध्याय बंद हो चुका है और भारत की अपनी कहानी, अपनी किताब और अपने नियमों के साथ शुरू हो रही है। ये एक नई संप्रभु गणराज्य का औपचारिक श्री गणेश है। तो आज हमने संविधान के इस अद्भुत टूल किट को खंगाला। हमने देखा कि कैसे मुश्किल प्रावधानों को समझने के लिए आरक्षण के गणित से लेकर T20 मैच जैसी मजेदार तरकीबें हमारी मदद कर सकती हैं। ये तरकीबें इन प्रावधानों को जीवंत बना देती हैं। बिल्कुल, ये ट्रिक सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं है। ये एक शक्तिशाली जरिया है जो जटिल जानकारी को सुलभ बनाते हैं। और जब संविधान जैसा विषय सुलभ होता है, तो आम नागरिक भी इसे समझने और इसमें दिलचस्पी लेने के लिए प्रोत्साहित होता है। ये एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या कानून और संविधान जैसे गंभीर विषयों को समझने के लिए इस तरह के सरल और मजेदार तरीकों का इस्तेमाल विषय के प्रति हमारे नजरिए को बदलता है? क्या ये इसे कम डरावना और अधिक सुलभ बनाता है, या फिर इसके गहरे महत्व को कम करने का खतरा पैदा करता है? इस पर